हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं 8 दिसंबर 2023 में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया था। यूजीसी नेट पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। ये है आपका लेटेस्ट पैटर्न जो एग्जाम का। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, साथ ही एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी से सब लोग लाइव आकर के एक बारी कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे 8 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर, जो कहीं भी इस समय अवेलेबल नहीं है। अभी किसी ने भी इस पेपर को नहीं कराया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, टाइम कम है। इसी हफ्ते जारी हो जाएगा आपका यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म। तो टाइम कम बचा है और प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। तो जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। 8 दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से रीड करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। किसी अनन्योन्य क्रिया की विषय वस्तु और परिणाम मिलकर निम्नलिखित बनाते हैं, क्या बनाते हैं। The content and the outcome of an interaction together constitute option A physical order, option B secret order, option C political order या textual order। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, डीआई के क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी। आ रही है प्रॉपर वॉइस? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी टेक्सुअल ऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टेक्सुअल ऑर्डर। किसी अनन्य क्रिया की विषय वस्तु और परिणाम मिलकर पाठ्यक्रम बनाते हैं। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य कार्यक्रम या जिसको हम कह सकते हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु प्रदान किए जाने वाले अध्यापकों सामग्री को कहते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए एक केंद्रीय मार्गदर्शिका है, जिससे ये निर्धारित होता है कि क्या सीखना है और कौन सा ज्ञान हमें लेना है। तो कंटेंट एंड आउटकम ऑफ एन इंटरेक्शन टुगेदर कंस्टिट्यूट, यानी हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसको एक करिकुलम के रूप में करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टेक्सुअल ऑर्डर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, या क्वेश्चन नंबर 7 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 डीआई के क्वेश्चन अभी स्किप किए हैं और बाद के वीडियो में मैं आपको डीआई के क्वेश्चंस भी दिखवाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक मोटर नौका द्वारा एक नदी में अनुप्रवाह दिशा में एक दूरी तय करने और दूसरी दूरी को धारा प्रतिकूल दिशा में तय करने में लगने वाला समय है 3:5 के अनुपात में। यदि धारा की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नौका की गति कितनी है? यानी एक दिशा ये हो गई, एक प्रतिकूल दिशा ये हुई, उनका अनुपात 3:5 का है। और अगर धारा की गति है 10 किलोमीटर घंटा, तो हमारी नौका की गति कितनी होगी? इसका पीडीएफ अभी मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अपडेट किया जा चुका है सारा पीडीएफ, आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा। जितने भी बाकी भी, मान लीजिए आपने पहले के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आएंगे, सो डोंट वरी। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल का ये क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा कि धारा की अनुप्रवाह दिशा में, यानी जिस तरफ धारा बह रही है, और प्रतिकूल दिशा यानी विपरीत दिशा, है ना, धारा की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम इसको कैसे मान सकते हैं? अनुपात क्या बन रहा है? 3 और 5 का बन रहा है। एक में जो ऑलरेडी जिस दिशा में जा रही है, दूसरे प्रतिकूल दिशा में आ रही है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? v माइनस जो भी किलोमीटर घंटा आपकी गति है किसकी? धारा की, नीचे v प्लस जो धारा की गति है किलोमीटर घंटा, और जो उनका रेशियो है वो लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही जब इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है? 5 5v, जैसे कि यहाँ हो गया
5 का 10 में मल्टीप्लाई तो क्या होगा 50 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा v प्लस 10 में, तो ये हो गया संख्या यहां से इधर आएगी, क्या हो जाएगा v की संख्या हो गई 2v, v में माइनस हुआ 50 और 30, इसमें कोई x y v नहीं लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे, v इक्वल टू 80 अपॉन 2 करेंगे, कितना हो गया 40 किलोमीटर। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हैं तो गाइस मैं बता दूं, सेम ऐसे ही एग्जाम में पैटर्न आपको देखने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के सामने आने वाले हैं। नीचे सहसंबंध गुणांक r और उससे संबंधित p मान दिया है या p की वैल्यू दी गई है। निम्नलिखित में से दो सबसे अधिक सार्थक सहसंबंध पहचानिए। बता सकते हैं ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है आपका? कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला? अगर आपको ये पता है तो काफी हद तक आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशनल गुणांक एक सांख्यिकी अवधारणा है जो कि एक सांख्यिकी प्रयोग में प्रयुक्त अनुमानित और वास्तविक में संबंध स्थापित में मदद करता है। कोरिलेशन क्या, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। सहसंबंध गुणांक का मान हमेशा किस में रहता है, -1 प्लस 1 के बीच में। स्टेटमेंट नंबर 1 में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि सहसंबंध का गुणांक का जो मान होता है वो किसके किसके बीच में होता है, -1 और +1 के बीच में। सबसे अधिक सार्थक संबंध किसके बीच में है, तो -0.61, p की वैल्यू 0.01, वहीं r की वैल्यू -0.37 और p की वैल्यू 0. इसमें सबसे अधिक सार्थक आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, इससे पता चलता है कि लेटेस्ट आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही हैं और किस तरीके से अब के आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। एम्प्लिसिट मेमोरी, अव्यक्त स्मृति और एक्सप्लिसिट मेमोरी। अव्यक्त स्मृति सूचना के अभिप्रेत अथवा सचेत अनुस्मरण से संबंधित है। सुस्पष्ट स्मृति उन स्मृतियों से संबंधित है जिनके बारे में लोगों को सचेत रूप में ज्ञान नहीं है, परंतु जो उनके आगे के कार्य निष्पादन व व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो जरा सा, रिफ्रेश कर लो या थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी एनहेंस कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, सही आंसर क्या है, दोनों ही यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्त स्मृति सूचना के अभिप्रेत अनुस्मरण से संबंधित नहीं हो। अव्यक्त यानी जिसको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते, जिसको हम बता ही नहीं सकते, और सुस्पष्ट यानी जिसको हम क्लियरली रूप में कोई चीज को हम बता सकते हैं। सुस्पष्ट स्मृति उन स्मृतियों से संबंधित है जिनके बारे में लोगों को सचेत रूप से ज्ञान नहीं है, परंतु जो उनके आगे के कार्य निष्पादन व व्यवहार को प्रभावित करती है। गलत। सुस्पष्ट का मतलब है कि ऑलरेडी हमें पता है कि क्लैरिटी, हमें पता है कि हाँ सारी चीजों का हमें नॉलेज है, वो क्लियर होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, हम लोग बता नहीं सकते क्लियरली, है ना। तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, इनके बीच का डिफरेंस कंटिन्यू आ रहा है, और भी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं जो आप डे बाय डेज आप देखते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, शूमैन मॉडल निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण मॉडल का एक उदाहरण है।
शूमैन मॉडल, इसके बारे में पहले किसी ने पढ़ा हुआ है? मैकुलन मॉडल तो पढ़ा है सबने, मैकुलन एक अलग है, शूमैन अलग मॉडल है। शूमैन किसके लिए है? शिक्षण मॉडल के बारे में। शूमैन जो शिक्षण मॉडल है उसका उदाहरण है, ऑप्शन ए पर्सनल बेसिस मॉडल, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल या सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूचना डेवलपमेंट मॉडल। ऑप्शन नंबर सी, शूमैन मॉडल शिक्षण मॉडल के सूचना विकास मॉडल को प्रस्तुत करता है। शिक्षण मॉडल का सूचना विकास मॉडल एकेडमिक विषयों, उनकी संरचना, उनकी शैक्षणिक जांच की तकनीकों की ओर उन्मुख होता है। शिक्षार्थियों को इन सब क्षमताओं में सुधार के लिए सिखाया जाता है। इंफॉर्मेशन विकास मॉडल है आपका शूमैन का शिक्षण मॉडल। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 रोहित ने सही जवाब दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणार्थ के घटते हुए अनुक्रम में व्यवस्थित है? कोनोटेशन, डेनोटेशन। इनसे पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, बट एक आध क्वेश्चन इस समय एग्जाम में जरूर यहां से देखने को मिल रहा है। तो कोनोटेशन डेनोटेशन से संबंधित कि कौन सा गुणार्थ के घटते हुए अनुक्रम में व्यवस्थित है, घटते हुए में बताना है आपको। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का सतीश ने कहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घटते हुए क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? वायलिन आएगा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा और लास्ट में इंस्ट्रूमेंट आएगा। वायलिन, तंत्री वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र और यंत्र घटते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12, रिसर्च स्टैटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सांख्यिकी प्रसरण विश्लेषण के लिए उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिक्स इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस? जुल्फी ने कहा है क्वेश्चन नंबर 12 ए, एन कुमार ने भी कहा है क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं ए सही है कि नहीं। भाई बिल्कुल सही आंसर है एफ। एफ टेस्ट सांख्यिकी परीक्षण सांख्यिकी प्रसरण यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए उपयोगी है। एफ परीक्षण को तब परीक्षण करने के लिए उपयोगी माना जाता है जब दो जनसंख्या विचलन समान होते हैं। ये जनसंख्या विचलन में दो भिन्नताओं के अनुपात की तुलना करके प्रेक्षण प्रदान करता है। इसलिए यदि विचलन विचलन समान है तो विचलन का अनुपात 1 होगा, जिसके अंतर्गत आता है आपका एफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्यों हो गया 13। तर्क दोष किसी युक्ति में कोई दोष है जिसमें सिर्फ असत्य आधार वाक्यों के अलावा कुछ अन्य सम्मिलित होता है। यदि कोई युक्ति अप्रमाणात्मक होती है तो इसमें एक या एकाधिक असत्य आधार वाक्य होते हैं, इसमें कोई तर्क दोष होता है या उपर्युक्त दोनों ही निहित होते हैं। एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए गाइस, पीएचडी के लिए यूजीसी नेट कंपलसरी है। यूजीसी नेट इस है क्योंकि में यूजीसी नेट स्कोर काउंट होगा। यूजीसी नेट में 1 2 3 कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी हैं। इन 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट आएगा। अब आप लोग सोच लो आपको कौन सी कैटेगरी में अपना रिजल्ट चाहिए। हाई कंपटीशन होगा क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस के बच्चे भी आपके यूजीसी नेट की तरफ आएंगे, जो डायरेक्टली पहले चले जाते थे, है ना।
तो इस वजह से कंपटीशन हाई है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर। तर्क दोष किसी युक्ति में कोई दोष है जिसमें सिर्फ असत्य आधार वाक्यों के अलावा कुछ अन्य सम्मिलित होता है। यदि कोई युक्ति अप्रामाणिक अनिश्चयात्मक है तो उसमें एकाधिक यानी एक या एक से अधिक असत्य आधार वाक्य होते हैं, या इसमें कोई तर्क दोष होता है, या दोनों ही निहित हो सकते हैं। यानी कोई चीज अगर युक्ति गलत है तो या तो वो अप्रामाणिक होगी या उसमें कोई गलतियां होंगी। तो यही चीज यहाँ पे आपके फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, परसेंटेज उर्वशी ये मान के चलिए, क्योंकि रैंक 1 जो है आपकी वो जेआरएफ के लिए है। जो रैंक 1 लेंगे हाई होगी, ठीक है। एफ होगा प्लस पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो आप डायरेक्टली। और सबसे बड़ी बात क्या होगी यहाँ पे, प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो रहा। कैटेगरी 2 में आप क्या कर रहे हो कि जेआरएफ नहीं होता है आपका, सिर्फ नेट क्वालिफाई हो गए, जेआरएफ नहीं होगा, सिर्फ नेट होगा प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। थर्ड कैटेगरी सिर्फ आपका पीएचडी कर सकते हो, इसमें भी सेकंड कैटेगरी में भी आप पीएचडी कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना, पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी इसमें भी होगी, पीएचडी इसमें भी होगी, लेकिन नेट का सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ हो जाएगा आपका, जेआरएफ, नेट, पीएचडी। तो इसलिए अब आपको अगर रैंक 1 में जाना है तो हाई रैंक लाना पड़ेगा, 1 एंड 2 के लिए हाई रैंक, हाई स्कोर करना पड़ेगा। हाई स्कोर मतलब कम से कम ये समझो 65 प्लस आपके होने चाहिए, कम से ज्यादा तो फिर आप खुद समझदार हो। जनसंचार में संदेश तीव्र गति का और सार्वजनिक होता है। मास कम्युनिकेशन कैसा होता है, रैपिड एंड पब्लिक। न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई प्रौद्योगिकी ने अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और जनसंचार के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। सही आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी दोनों ही सत्य है। जनसंचार में संदेश तीव्र गति से, यानी कि आप रेडियो पे बात कर रहे हो लेकिन आप पूरे इंडिया में अपनी बात पहुंचा सकते हो, है ना। तो तीव्र गति और सार्वजनिक होता है। जनसंचार में संदेशों का संप्रेषण प्रेषक और जनसाधारण के बीच में होता है। नई टेक्नोलॉजी आने के बाद अंतर व्यक्ति इंटर कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया गया है कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। अब मान लीजिए अगर हम फेसबुक पे बात कर रहे हैं, फेसबुक एक सोशल मीडिया है, तो फेसबुक पे बात करें तो फेसबुक पे हम दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि हम ज्यादा लोगों के बीच में बात करें, कम्युनिटी में बात करें, तो उसके डिफरेंस को, अंतर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरा व्यक्तिक संप्रेषण मतलब कल कम्युनिकेशन थ्योरी क्या करवाई है, ये तो कम्युनिकेशन के पीछे पड़ गए। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा अंतरा व्यक्तिक संप्रेषण के दो मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। इंट्रा पर्सनल क्या होता है, कम से कम रोहित 65% मैंने बोला है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, किसी में 70, किसी में 72, किसी में 75% भी हो सकता है। यहाँ मैंने 65% इसलिए बोला है कि आप कैटेगरी 2 में तो आओगे ही, कैटेगरी 1 में भी आ सकते हो कुछ सब्जेक्ट में, बाकी हाई से हाई स्कोर करना है आपने, ठीक है। खुद से बात करना यानी सेल्फ से बात करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के सांस्कृतिक रूप से संगठित तरीकों का अभियांत्रिकरण, व्यक्ति के स्वयं के मानसिक क्रियाकलाप, स्वयं के यानी ओन मेंटल एक्टिविटी रेगुलेशन, हम अपने मन की क्रियाकलापों को, मेंटल एक्टिविटी को जहां हम खुद कंट्रोल हैं, किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी के अंतर्गत।
इंटरनेशनलाइज ऑफ कल्चरली ऑर्गेनाइज वे ऑफ थिंकिंग, हम जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, अपने सोचने के तरीकों को बदल सकते हैं, उसको कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल यानी आपकी खुद की जो गतिविधियां हैं, जो सोच है, जो दिमाग है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, इतने क्वेश्चन आपने अभी देख लिए, आप में से जरा मुझे ये बताओ कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, किसको लग रहा है कि रियली क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं, और जो पैटर्न है इसका काफी हद तक चेंज है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन लग रहे हैं, और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमने पहले सॉल्व किया है, बट ऐसे क्वेश्चंस हम पहली बार देख रहे हैं। जल्दी से अपने अपने हैंड शेक करो। माही, लग रहा है ना, डिफिकल्टी लग रही है ना। यही है एग्जाम का पैटर्न। हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारे पास बुक्स भी है, सारी चीजें करें। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या आ जाती है, जब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और कुछ टॉपिक से अलग भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन न्यू हैं, अलग टॉपिक दिख रहा है। याद रखिए, जो भी आपका लास्ट पेपर होता है, लास्ट पेपर दिसंबर का पेपर पड़ा है, अब यहाँ पे जो जो चीजें पूछी गई हैं, इनके ये जो क्वेश्चन पेपर के साथ जो हम एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करें ना, इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन से मिलती जुलती चीजें दोबारा जरूर आती हैं। वो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन हो, या हो सकता है उसके एक्सप्लेनेशन से हो, या उनसे मिलता जुलता। यहाँ पर बात की गई है विकी। विकी क्या है, सामने से देखोगे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। विकी मतलब विकीपीडिया के बारे में बात हो रही है। सामान्य रूप से विकी किसी प्रकार के कालानुक्रम रूप में होती है, पोस्टिंग लंबाई में छोटी होती है। मोबाइल फोन मुख्यतः फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहला गलत है, क्यों गलत है। विकी पाठकों को पोस्ट संपादित करने की अनुमति देती है, और इसमें प्रविष्टियां आमतौर पर कालानुक्रमिक क्रम में नहीं होती हैं। पोस्टिंग लंबाई में छोटी या बड़ी भी हो सकती है। विकी एक वेबसाइट है जिसे उपयोगकर्ता संपादित कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी का पीडीए डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, वीडियो गेम में किया जाता है। अब यहाँ फ्लैश मेमोरी की बात की, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको ये पता होगा तो ही आप बता पाओगे कि कंप्यूटर, पीडीए, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, वीडियो गेम में इस्तेमाल होता है। और विकिपीडिया के बारे में भी जानकारी लिखी गई है, तो वो भी आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 70। किसी वैध या वैलिड निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकते। सत्य की संकल्पना युक्तियों पर अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती है। कॉमर्स की बुक के लिए मैं अभी टेलीग्राम पर बता दूंगी, फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं दो तीन आपको बुक्स बता दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। बाकी जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, पेपर 1, पेपर 2, सीधे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे फाइल सेक्शन पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही सही है। और यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने क्या लगाया है, तुक्का लगाया है। टेलीग्राम पे बेटा जुड़ जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज करें, वैसे ही टेलीग्राम का यूज होता है। वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ है जो हमारी अवेलेबल है, पेपर 1, पेपर 2। तो कम से कम ये है कि आप लोगों को अलग से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुक्का मत लगाइए,
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अभी जैसे इन्होंने क्या लिखा है, दोनों सही है, तो अब आपको पता होना चाहिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है और ट्रुथ के बारे में जो लिखा है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18, RFID कार्ड का हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय। RFID कार्ड कंटिन्यू पूछा जाने वाला टॉपिक है इस समय। वैष्णो देवी में RFID कार्ड ही चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। किसी व्यक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए उपाय के रूप में अंगुली छाप स्कैन, रेटिना स्कैन, मुख पहचान आदि का प्रयोग RFID है। दूसरा है, वीडियो दिखाने के लिए वेबसाइट के द्वारा प्रवाही स्ट्रीमिंग विधि का उपयोग करने का अर्थ है कि जब वीडियो डाउनलोड किया जा रहा है तो उसे चलाया जा सकता है और तदनुसार प्रयोक्ता के वीडियो को देख सकने से पूर्व कम समय लगता है। दूसरी बात की इसकी गई है, जो आपकी स्ट्रीमिंग मेथड है डिलीवर वीडियो, यानी आप जो डेली बेसिस पे कर रहे हो। अब्दुल्ला एक बारी रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा। देखते हैं सही आंसर। पहला गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है। अब RFID है क्या, फुल फॉर्म क्या है RFID का, जल्दी से एक बारी कमेंट करिएगा। इन्होंने लिखा कि अंगुली छाप स्कैन, यानी यहाँ पे आपके ऐसा नहीं है कि फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, रेटिना स्कैन होती है, फेस आइडेंटिफिकेशन। RFID जिसका कि पूरा नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसी टेक्निक है जो रेडियो तरंगों की फ्रिक्वेंसी के आधार पर पहचान का काम करता है। इस तकनीक का उपयोग स्वचालित रूप से वस्तु की पहचान या वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता है रेडियो तरंगों के माध्यम से। एक कार्ड होता है। वीडियो दिखाने के लिए वेबसाइट के द्वारा प्रवाही विधि का प्रयोग करने का अर्थ है वीडियो डाउनलोड किया जा रहा है, उसे चलाया जा सकता है और उसके अनुसार प्रयोक्ता के वीडियो को देख सकने से पहले कम समय लगता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इस समय सबसे ज्यादा, RFID, भीम UPI आपका है ना, उमंग एप्लीकेशन जो ये लोग डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। जैसे जो भी इस समय एग्जाम हो रहे हैं, उसका जो आपका डिजी लॉकर है उस पे अपलोड किया जा रहा है डॉक्यूमेंट। तो डिजी लॉकर क्या है, उमंग एप्लीकेशन क्या है, भीम UPI कौन सा है, भीम का फुल फॉर्म क्या है, RFID कार्ड क्या है, ये जो इस समय के करंट अवेयरनेस के क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, SDG का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट कीजिएगा। लाइफ बिलो वाटर परटेन्स टू विच ऑफ द SDG? जल के नीचे जीवन सतत विकास लक्ष्य में कौन सा है, कौन सा गोल माना जाता है? लाइफ बिलो वाटर। उमंग एब्रीवेशन, वेरी गुड रोहित। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू पेज गवर्नेंस, वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वेरी गुड अब्दुल्ला। ठीक है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब मान के चलो कि ये भी पूछा जा सकता है कौन से ईयर से शुरू हुआ, इसका टारगेट ईयर कौन सा है ना, टारगेट ईयर कौन सा है, कब कब तक इसको अचीव करना है। सेकेंड थिंग, कितने गोल हैं इसमें और इसमें कितने टारगेट है। इतने क्वेश्चन यानी आपको इन सब के बारे में पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, SDG जल के नीचे जीवन से संबंधित है, SDG 14 गोल के अंतर्गत आता है ये आपके उसमें। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का, सोर्सेस का संरक्षण, सतत उपयोग, इनमें समुद्री प्रदूषण, समुद्र के अम्लीकरण को कम करना, अधिक मत्स्य पकड़ने में कमी करना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना शामिल है। स्वच्छ महासागर समुद्र हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ये हमारे ग्रह के 70% हिस्से को कवर करते हैं और हम भोजन, ऊर्जा, पानी के लिए उन पर ही निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Flip ICT tool allow user to record and share short video response. Flip ICT tool is primarily used for video discussion and presentation.
अब ये देख सकते हैं आईसीटी टूल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कैनवा के बारे में भी था, फ्लिप के बारे में आ रहा है, शॉर्ट के बारे में भी आता है कि शॉर्ट जो वीडियो क्रिएटर है वो क्या है ना, यूट्यूब की तरफ से किस तरीके के वीडियोस आते हैं, तो ये आपके सोशल मीडिया को भी आपके बीच में ले आए हैं। करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस समय एग्जाम में, 2015 से 2030 तक। वेरी गुड जॉब। एसडीजी का 2015 से 2030 तक। फ्लिप क्या है? ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। लघु वीडियो अनुक्रियाओं को रिकॉर्ड करने साझा की अनुमति देता है। वीडियो को विचारों विमर्श प्रस्तुतियों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जिगसा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना, स्टोरी टेलिंग, फिश बाउल, सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जिगसा, समूह के प्रत्येक विद्यार्थी से अधिगम कार्य के किसी एक पक्ष में विशेषज्ञता की आशा की जाती है। समूह अन्वेषण रणनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु परिप्रेक्षा कौशल के विकास पर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सही है आंसर ऑप्शन नंबर 1, है ना, ऑप्शन नंबर 1, यानी ये दोनों ही बिल्कुल सही है। जिग्सा क्या है? समूह अन्वेषण रणनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु फोकस परिप्रेक्षा कौशल के विकास पर होता है। ये चीजें जो आपको स्टेटमेंट में दी गई हैं उनको भी आप एज आ कैसे माने कि हाँ ये स्टेटमेंट में दोबारा भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो आप लोगों को सबको आ रहा होगा क्वेश्चन आराम से। एनईपी 2020 के अनुसार अध्यापन ड्यूटी अधिक होगी, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च होगा, शिक्षकों का सामान्यतः देश भर की संस्थाओं में स्थानांतरण होगा या ट्रांसफर होगा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों को अभिनव शिक्षण शोध हेतु अपनी स्वयं की शिक्षा शास्त्रीय उपागमों को डिजाइन करने की स्वतंत्रता भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22, जिग्सा इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग, वेरी गुड जॉब। ऐसे ही सबने जवाब देना है। रोहित बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बेटा। सबसे अच्छी बात ये रहती है किसी टॉपिक के बारे में आप जितना ज्यादा से ज्यादा बताएं। सबके पास एंड्रॉयड फोन है, किसी को कोई मनाही नहीं है। कोई टॉपिक आपको लगता है स्क्रीन पे आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को गूगल पे तुरंत सर्च करके यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन टाइप कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा जब सब पढ़ेंगे नॉलेज ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वेरी गुड दीपशिका, 17 गोल है, 169 टारगेट है एसडीजी के। सेम ऐसे ही एमडीजी का क्या करना है, एमडीजी का भी ऐसे ही निकालना है आपने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑप्शन नंबर डी पहला गलत और दूसरा सही। लेकिन उच्च होगा लिखा है यहाँ पे, तो उच्च होगा तो बिल्कुल सही है। यहाँ इन्होंने इसलिए गलत कर दिया, अनुपात निम्न होगा, सामान्यतः देश भर की संस्थाओं में स्थानांतरण पर रोक लगेगी। ये गलत है भाई ये वाला स्टेटमेंट, जबकि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यही चीज है कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है तो आप उस चीज को सही कर सकते हो, दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन गलत दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से कौन सा कथन सही है? रोम का एक प्रमुख लाभ यह है कि रोम चिप पर भंडारित सूचना कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति बंद करने पे भी लुप्त नहीं होता। यानी वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल पूछा गया है सीधा सा ऑप्शन नंबर 1 में। एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, एस्काई का फुल फॉर्म।
तीसरी चीज, डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में लैपटॉप कंप्यूटर स्वायत्त होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके सभी घटक एक साथ एक ही इकाई में होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। वही मैं कह रही हूँ, कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं एनटीए में। अगर आप सही हो, अगर एनटीए ने गलत आंसर कर दिया है आपका, लेकिन आपको लगता है कि मेरी चीज सही है, मैंने सही पढ़ा हुआ है, आप एनटीए के क्वेश्चन आंसर को चैलेंज भी कर सकते हो, है ना। तो इसलिए अपने जो भी पढ़ो, इतने दिमाग से पढ़ो कि हमारी चीज सॉलिड होनी चाहिए। और ये नहीं है कि जब आपको आंसर क्लेम करने के पैसे लेते हैं, जब वो 200 रुपीज, अगर आपका आंसर सही होगा तो वो वापस कर देते हैं। सोचो, मार्क्स भी वापस आ जाएंगे, पैसे भी वापस आ जाएंगे। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी ओनली। ए और अस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जरा एक बार बताना। अस्काई का फुल फॉर्म, शिफ्ट 1 का कौन सी शिफ्ट का राजेश्वरी? आज मैंने 8 दिसंबर का पेपर स्टार्ट किया है, कल 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट करवाया था। अभी डेली बेसिस पे कंटिन्यू मैं करवाने वाली हूँ दिसंबर और जून के क्वेश्चन पेपर को। तो कंटिन्यू आप लोगों ने दोपहर में क्लास को ज्वाइन करना है। एस्काई का फुल फॉर्म, एस्काई में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, सही होना चाहिए भाई। क्या होगा? इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। क्या होगा भाई एस्काई का फुल फॉर्म, जरा जल्दी से बताना। एडवर्टाइजिंग तो नहीं होना चाहिए भाई। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, हाँ मैंने सेकेंड शिफ्ट कराई है, फर्स्ट शिफ्ट मैं करवा दूंगी, ठीक है। बस 8 दिसंबर का ये कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट करवा दूंगी। 24 क्वेश्चन नंबर, प्राचीन भारत में उज्जैन किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? हायर एजुकेशन का एक क्वेश्चन। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एक अलग चीज है। और यहाँ पे जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्काई का फुल फॉर्म। सेम ऐसे ही एस्काई की वैल्यू भी पूछी जाती है, एस्काई की फुल वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जूली का कहना है सी, बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी। प्राचीन भारत में उज्जैन खगोल शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैन शहर ने प्राचीन भारत के शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने भाषा विज्ञान, ज्योतिष, अंक गणितीय शास्त्री, कला और उदार सोच को बढ़ावा दिया। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य सिद्धांत जैसे उत्कृष्ट लेख उज्जैन शहर में ही लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण के दृष्टिकोण से आदि शंकर की दार्शनिक अवधारणा किसको प्रमुखता देती है? Question is, from the communication viewpoint, Adi Shankar philosophical concept provide primacy to, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी आत्मचेतना। संप्रेषण के दृष्टिकोण से आदि शंकर की दार्शनिक अवधारणा आत्मचेतना को प्रमुखता देती है। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रमुख जो माने जाते हैं वो है आदि शंकर। उन्होंने अध्यात्म विकास में आत्मबोध प्राप्त करने में संचार के महत्व पर भी जोर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, खतरनाक अपशिष्ट कहे जाने वाले किसी अपशिष्ट में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए।
वेस्ट मटेरियल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी, यानी कैसे होने चाहिए खतरनाक अपशिष्ट, ज्वलनशील, संक्षारकता यानी कोरिस्टिविटी, अभिक्रियाशीलता, विषाक्तता, रेडियो सक्रियता, ये सारी ही चीजें खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्गत आती हैं। हैजार्डस वेस्ट के बारे में कंटिन्यू क्वेश्चन आता है। ये वो अपशिष्ट है या वेस्ट है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए पर्याप्त या संभावित खतरा उत्पन्न करते हैं। ये अवशिष्ट मानव समुदाय, जीव जंतुओं, पादपों, पर्यावरण के धारकों के लिए हानिकारक हैं और विभिन्न तरीकों की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ कि कहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूंगी। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे कि सिर्फ ऐसे ही मतलब रख लोगे, ये भी पता होना चाहिए ना। पता चला मैं क्वेश्चन पेपर भी दे रही हूँ, और हाँ, जिनको भी डेली बेसिस पे क्विज करना है, जैसे अभी यहाँ पे जो है मेंबरशिप ली गई है क्विज की, आप लोगों भी जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए क्योंकि क्विज स्टार्ट होगा शाम को। ठीक है, डेली बेसिस पे क्विज आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, तो जल्दी से आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग अपना मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों की और बेहतरीन तैयारी हो सके। ये मैंने लिंक शेयर कर दी है, यहाँ से पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी रात को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।